Good morning, students. Students, in our last video, we have started chapter number 13, direct and inverse proportion, in which we have discussed about what is direct proportion and what is inverse proportion. Also, we have completed exercise 13.1. Today, we are going to start exercise 13.2, but before that, let's revise what is direct proportion, inverse proportion, and we will discuss more about inverse proportion. So let's start with direct variation. If two quantities are related in such a way that an increase in one leads to corresponding proportional increase in other, then such a variation is called direct variation. मैंने आपको direct variation की definition last video class में भी बताई थी. Direct variation क्या होता है? जब हम दो quantity को compare करते हैं और उस comparison में हमें ऐसा मिलता है कि एक quantity बढ़ने के साथ साथ दूसरी quantity भी बढ़ रही है, या एक quantity के कम होने पे उसी के साथ साथ corresponding दूसरी quantity भी कम होती जा रही है, तो वो direct variation कहलाता है. Inverse variation, if two quantities are related in such a way that an increase in one quantity leads to a corresponding proportional decrease in the other and vice versa, then such a variation is called inverse proportion. Inverse proportion में मैंने आपको बताया था कि जिसमें दो क्वांटिटी हम कंपेयर कर रहे हैं, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, या पहली क्वांटिटी कम हो रही है उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, और वो भी सेम प्रोपोर्शन में यदि वो एक दूसरे से अपोजिट चल रही है, यानी कि एक के कम होने पे दूसरी बढ़ रही है, पहले के बढ़ने पे दूसरी कम हो रही है. इस तरह से जब वेरिएशन होता है तो उसे हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं. डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन को मैंने आपको एग्जांपल लेके भी बताया था, जिसमें कि मैंने स्पीड टाइम और डिस्टेंस का एग्जाम्पल लिया था. स्पीड टाइम और डिस्टेंस में मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो सेम टाइम में हम ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. ठीक है, स्पीड हम बढ़ा रहे हैं तो हम सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ. और यदि हमने स्पीड कम कर दी तो हमारी जो डिस्टेंस है वो भी कम कवर हो पाएगी. तो ये जो स्पीड और डिस्टेंस का वेरिएशन है, तो स्पीड और डिस्टेंस का वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन कहलाता है. पर यदि हम स्पीड और टाइम को कंपेयर करें तो स्पीड और टाइम को कंपेयर करने पे हमने देखा था यदि हम सेम डिस्टेंस को ज्यादा स्पीड से कवर करते हैं तो हमें टाइम कम लगता है, पर उसी डिस्टेंस को हम यदि कम स्पीड से कवर करेंगे तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा. तो स्पीड और टाइम जो होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं, और वहीं स्पीड और डिस्टेंस जो होती है वो एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है. इसी तरह से बहुत से एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले सकते हैं, बट हम कुछ एग्जांपल्स लास्ट वीडियो में भी कंसीडर कर चुके हैं. अब हम इनवर्स प्रोपोर्शन को और ज्यादा अच्छे से समझेंगे. Two quantities x and y are said to be in inverse proportion if whenever the value of an x increases or decreases, then the value of y decreases or increases in such a way that xy remains constant. यहाँ पे हम इनवर्स प्रोपोर्शन में जब बात करते हैं तो मैंने आपको बताया एक क्वांटिटी बढ़ती है उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, कम होती जाती है, या पहली क्वांटिटी कम हो रही है तो उसके कंपेयर में दूसरी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी. तो इस केस को हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन. इसमें एक एग्जांपल तो मैंने आपको स्पीड और टाइम का बताया. दूसरा हम एक एग्जांपल लेते हैं. यदि कोई एक वर्क है जिसको पर्टिकुलर नंबर ऑफ वर्कर्स कर रहे हैं, ठीक है, सपोज एक वर्क है जिसे 10 वर्कर्स मिलकर कर रहे हैं, तो उस काम को करने में मान लो 20 डेज लगते हैं. ठीक है, बट यदि 20 वर्कर्स अब यदि उसको करेंगे तो वो काम जो है वो कम दिन में हो जाएगा, 10 डेज में ही कंप्लीट हो जाएगा. तो जैसे ही आपने नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ाया तो टाइम जो है वो कम लगा. जब आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स कम थे तब आपको टाइम ज्यादा लग रहा था. तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जैसे ही आप नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाते हैं तो टाइम आपको कम लग रहा है, और जब आप नंबर ऑफ वर्कर्स को कम कर रहे हैं उस केस में आपका टाइम ज्यादा लग रहा है. सो दे आर इन
इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसी तरह से हम इनवर्स प्रोपोर्शनल को समझ सकते हैं। सो हियर टू क्वांटिटीज x एंड y, यहाँ पे हमने दो डिफरेंट क्वांटिटी x और y ली है, जिसमें x यदि बढ़ता है तो y डिक्रीज होता है, और यदि x डिक्रीज होता है उस केस में y इंक्रीज होता है। यदि ऐसा है तो x और y का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। हमने लास्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखा था कि x और y का जो रेशियो होता है x अपॉन y वो कांस्टेंट रहता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x अपॉन y कांस्टेंट रहता है, और इनवर्स प्रोपोर्शन में x इंटू y कांस्टेंट रहता है। x इंटू वाई मतलब कि दोनों क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, और जब ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, व्हेन x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन देन x1 into y1 is equal to x2 into y2 is equal to x3 into y3 and so on। यहाँ पे बस यही डिफरेंस है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में। जैसे डायरेक्ट और इनवर्स एक दूसरे के अपोजिट है, वैसे ही इनके जो साइन है उसमें भी चेंज आ जाएगा। आपने देखा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने क्या किया था, x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 is equal to x3 upon y3। बट ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसमें सारी कंडीशंस चेंज हो गई है, इसलिए यहाँ पे जो साइन है वो भी चेंज हो गया। जहाँ पे डिवाइड का साइन था वहां पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया। सो x1 into y1 is equal to x2 into y2 is equal to x3 into y3। अब इस इनवर्स प्रोपोर्शन को भी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2 व्हिच इज बेस्ड ऑन इनवर्स प्रोपोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट किया है। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव गिवन इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of children is decreased by 4? अब देखिए यहाँ पे एक स्वीट का बॉक्स है, उस बॉक्स में जितनी भी स्वीट्स हैं उनको पहले 24 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब उन्हें 24 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो हर एक बच्चे को 5 चॉकलेट्स या 5 स्वीट्स मिल रही है। ठीक है, अब सेम बॉक्स है, उस सेम बॉक्स को जिन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो कम हो गए हैं। पहले 24 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, पर अब 4 चिल्ड्रन उसमें से कम हो गए, मतलब 20 चिल्ड्रन में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो हर एक बच्चे को कितनी चॉकलेट्स या कितनी स्वीट्स मिलेंगी ये हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए जब बच्चे ज्यादा थे तो हर एक बच्चे को जितनी चॉकलेट्स या जितनी स्वीट्स मिल रही थी वो कम थी। अब बच्चे कम हो गए हैं तो उनको मिलने वाली स्वीट्स बढ़ जाएंगी। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे टेबल बना लेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ स्वीट्स की। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फर्स्ट केस में नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 24, उस केस में हर बच्चे को नंबर ऑफ स्वीट्स मिल रही है 5। सेकेंड केस में नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 लेस हो गए हैं यानी कि 20, और उस केस में कितनी स्वीट्स मिलेंगी ये हमें फाइंड करना है। हमने सपोज कर लिया A स्वीट्स मिलेंगी, नंबर ऑफ स्वीट्स आर A। Now we observe that on increasing the number of children, number of sweets got by each will be less. So they are in inverse proportion। मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों inverse proportion में हैं। So हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 into y1 is equal to x2 into y2। ये वाला फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे x1 y1 equal to x2 y2, where x1 is 24, y1 is 5, x2 equal to 20, and we want to find out the value of y2 which is A. So put these values in this formula, we get 24 multiplied by 5 equal to 20 multiplied by A. Now we want to find out the value of A, so we will shift this 20 to LHS, and when we cancel this 5 by 20, 24 multiplied by 5 by 20, we get 6.
देखिए जब ये 20 यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में हो जाएगा तो पहले तो आप 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, इस तरह से 20 को 4 टाइम्स में कैंसिल करेंगे 5 से। फिर जो 4 आएगा उस 4 से आप इस 24 को 6 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 6, हैज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्वीट्स इक्वल टू 6। Now the next question. A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. What would the food last if there were 10 more animals in his cattle? अब देखिए एक फार्मर है, उसके पास इतना फूड है एनिमल्स के लिए कि वो 6 डेज तक 20 एनिमल्स को फीड करवा सकता है। अब हमसे पूछा गया है यदि उसके कैटल में 10 मोर एनिमल्स आ जाते हैं, 10 मोर एनिमल्स आ जाते हैं, बट फूड क्वांटिटी जो है उसके पास पहले जितनी थी उतनी ही है, तो अब जो फूड है वो कम दिन चलेगा। पहले नंबर ऑफ एनिमल्स कम थे तो फूड ज्यादा दिन चल रहा था, अब नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ गए हैं तो जो फूड है वो कम दिन के लिए चलेगा। तो कितने कम दिन के लिए चलेगा वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जैसे ही नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ रहे हैं, फूड जितने दिन चल रहा था वो कम हो गया है। एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, द नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीजेस देन इट विल टेक फ्यूअर डेज टू लास्ट। हमें ये बोला गया है कि जितने नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ रहे हैं तो जितने दिन फूड चल रहा था वो अब कम हो गया है। देन द टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, और ये एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी कम हो रही है इसलिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। सो वी विल ड्रॉ अ टेबल इन विच वी विल टेक नंबर ऑफ एनिमल्स इन फर्स्ट कॉलम एंड इन सेकेंड कॉलम वी विल टेक नंबर ऑफ डेज। For 20 animals, the food lasts for 6 days. So, for 10 more animals, that is 20 plus 10. 20 plus 10 is 30. 30 animals के लिए वो food कितनी days last करेगा ये हमें find करना है। हमने suppose कर लिया for p days the food last. So, let the required number of days be p. अब यहाँ पे हम x1 into y1 equal to x2 into y2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, where x1 is 20, y1 is 6, x2 equal to 30 and y2 equal to p. So 20 into 6 is equal to 3 into p. We want to find out the value of p, so we will shift this 30 to LHS and it will be in division. Cancel 0 by 0 and 3 1s are 3, 3 2s are 6. So 2 2s are 4. The value of p is 4. Has the required number of days equal to 4. यानी कि यदि वहां पे 10 मोर एनिमल्स यानी 30 एनिमल्स आ जाते हैं जो फूड 6 डेज तक चल रहा था वो फूड अब सिर्फ 4 डेज तक ही चलेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने जसमिंदर्स के हाउस को रिवायर करने के लिए 3 persons असाइन किए हैं, 3 persons का एस्टिमेट किया है जो कि 4 डेज में उसे कंप्लीट कर देते हैं। एंड इफ ही यूजेस 4 persons instead of 3, how long should they take to complete this job? अब यहाँ पे भी वही है, नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ डेज में रिलेशन गिवन है। यदि किसी वर्क को 3 persons कंप्लीट करते हैं तो वो वर्क 4 डेज में कंप्लीट हो जाता है, और हमसे पूछा गया है कि उसी वर्क को करने के लिए यदि 4 persons असाइन किए जाते हैं तो वो कितने डेज में वर्क कंप्लीट होगा ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने लिया if the number of persons is increased, it will take less number of days to complete the job. यदि नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ते हैं तो उसी काम को करने में जो टाइम लगता है वो कम टाइम लगेगा। सो thus the two
क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इसलिए ये जो दो क्वांटिटी है नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ डेज ये एक दूसरे से इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इनवर्स प्रोपोर्शन में है ये तो हमें पता चल गया। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम पहले कॉलम में नंबर ऑफ पर्सन्स और सेकेंड कॉलम में नंबर ऑफ डेज लेंगे। जब 3 पर्सन है तो वो काम जो है 4 डेज में हो जाता है, सो 3 and 4। जब 4 पर्सन होंगे तो वो काम कितने डेज में कंप्लीट होगा, सपोज k डेज में, तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज को k अज्यूम कर लिया। सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बी k। हमने नंबर ऑफ डेज जो लग रहे हैं उन्हें k मान लिया। अब जब इनवर्स प्रोपोर्शन होता है उस केस में हम फॉर्मूला यूज करते हैं x1 into y1 is equal to x2 into y2, where the value of x1 is 3, value of y1 is 4, value of x2 is 4 and value of y2 is k। जो हमें वैल्यूज टेबल से पता है वो हमने इस फॉर्मूले में रखी, 3 into 4 equal to 4 multiplied by k। k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम इस 4 को इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे जिससे डिवाइड में हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, सो द वैल्यू ऑफ k इज 3। k equal to 3 days, hence the required number of days is equal to 3। यानी कि 4 persons यदि उस वर्क को कंप्लीट करते हैं तो सेम वर्क करने में ओनली 3 days ही लगेंगे, 3 days में वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। नाउ come to the next question. A batch of bottles was packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें बोला गया है बॉटल्स का एक बैच बनाया जाता है जिसमें कि 25 बॉक्सेस हैं विथ 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। हर बॉक्स में 12 बॉटल्स हैं और इसका एक बैच बनाया जाता है। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स। अब यहाँ पे बोला गया है पहले वाला जो बैच है उसमें बॉक्सेस 25 हैं और बॉटल्स 12 है। आपको सेम बैच बनाना है बट सेम बैच में आपको क्या करना है कि हर एक बॉक्स में अब आप 20 बॉटल्स रखते हैं। तो हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, कितने बॉक्सेस फिल होंगे ये हमें फाइंड करना है। मतलब कि यहाँ पे जो 3 क्वांटिटी है उन 3 में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो बैच है वो बैच विल रिमेन सेम, बैच की जो क्वांटिटी है वो सेम है, बस फर्स्ट बैच जो है उस फर्स्ट बैच में नंबर ऑफ बॉक्सेस 25 है और हर बॉक्स में 12 बॉटल्स आ रही है। सेकेंड वाला जो बैच आपको बनाना है वो सेम बैच बनाना है, मतलब कि उसमें नंबर ऑफ बॉटल्स फिक्स है, नंबर ऑफ बॉटल्स आपकी इंक्रीज नहीं हो रही है क्योंकि बॉटल्स का जो बैच है वो सेम है, नंबर ऑफ बॉटल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स आर सेम। बस अब उन नंबर ऑफ बॉटल्स का जो बॉक्स है वो बॉक्स बड़ा बॉक्स है जिसमें कि 20 बॉटल्स आ सकती है। तो अब उन 20 बॉटल्स को यदि बॉक्स में आप रख रहे हैं तो आपको कितने बॉक्सेस की नीड होगी ये हमें फाइंड करना है। Now, if the number of bottles increased, then the required number of boxes will be decreased। जब आप एक बॉक्स में 12 बॉटल्स ही रख पा रहे थे तो आपको ज्यादा बॉक्सेस की जरूरत थी। अब आप क्या कर रहे हैं, हर एक बॉक्स में 20 बॉटल्स रख रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ बॉटल्स आप एक बॉक्स में बढ़ा रहे हैं जिससे आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस की जरूरत कम होगी। Thus, the two quantities are in inverse proportion। यानी कि ये जो क्वांटिटीज हैं ये इनवर्स प्रोपोर्शनल में है एक दूसरे के, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ बॉटल्स आप बॉक्सेस में बढ़ा रहे हैं तो आपको जो बॉक्सेस है वो कम लग रहे हैं। जब नंबर ऑफ बॉटल्स कम थी बॉक्स में, हर एक बॉक्स में नंबर ऑफ बॉटल्स कम थी तब ज्यादा बॉक्सेस लग रहे थे, और अब हर बॉक्स में नंबर ऑफ बॉटल्स आपने बढ़ा दिए तो आपको कम बॉक्स की जरूरत होगी। तो यहाँ पे ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें कि नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बॉटल्स ली हमने। नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बॉटल्स पर बॉक्स, एक बॉक्स में कितनी बॉटल्स है वो। तो पहले आपको 25 बॉक्सेस की नीड थी व्हेन ईच बॉक्स कैन होल्ड 12 बॉटल्स, जबकि एक बॉक्स में 12 बॉटल्स आ सकती थी। अब आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करना है, उसे हमने मान लिया x। सो
नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स इज इक्वल टू 20। हर बॉक्स में कितनी बॉटल्स आ रही है इस केस में 20, तो हमने यहाँ पे 20 लिखा। नाउ दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्सेस को x माना, जो हमारा इनवर्स प्रोपोर्शनल वाला फॉर्मूला है वो है x1 y1 इक्वल टू x2 y2, वेयर x1 इज 25, y1 is 12, x2 is x and y2 is equal to 20. We put these values in this formula, so we get 25 multiplied by 12 is equal to x into 20. अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इस 20 को हम इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे, जिससे इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये डिवीजन में हो जाएगा। 12 और 20 ये दोनों 4 की टेबल में कैंसिल हो जाएंगे, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। फिर जो 5 है वो इस 25 को कैंसिल कर देगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे बचा आपके पास 5 और यहाँ पे 3, 5 3 जा 15। Hence the value of x is 15. So 15 boxes will be required, can be filled using 20 bottles in each box. यदि हम हर बॉक्स में 20 bottles रखते हैं तो हमें 15 boxes की ही जरूरत होगी। Students, here we have completed exercise 13.2 as well as chapter 13. In our next video, we will start chapter number 14. Till then, take care. Thank you.